स्वागत है आपका आवाज एट 9 में। एनएससीएल के 7,000 से ज्यादा निवेशक आज एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या एनएससीएल घोटाले में उनको जिम्मेदार ठहराना सही है? वित्त मंत्री ने लगभग यही कहा है। आज सीधे सीधे उन्होंने कह दिया कि एनएससीएल में पैसा डालने वाले अनजान नहीं थे, आंखें खुली थी। साथ ही जांच की समय सीमा वो नहीं तय कर पाएंगे। निवेशकों के लिए और जांच के लिए ये भारी धक्का है। दूसरी बड़ी खबर, बिहार को विशेष दर्जा नहीं मिलेगा, लेकिन नीतीश कुमार खुश हैं क्योंकि रघुराम राजन पैनल के नए फॉर्मूला के मुताबिक बिहार और उड़ीसा सबसे पिछड़े देशों की कैटेगरी में आते हैं और उन्हें इस आधार पर आर्थिक मदद मिलेगी। वैसे इस रैंकिंग में गुजरात 12वें नंबर पर है, गोवा, केरल और महाराष्ट्र से काफी पीछे। और कार्यक्रम में हम नजर डालेंगे शेयर बाजार पर भी, जिसे आज दिशा नहीं मिल पाई, लेकिन रुपये में बढ़िया मजबूती रही आज। तो ये सब है टॉप स्टोरीज आज की। मैं हूं तमन्ना, मेरे साथ है कविता थपलियाल। नमस्कार, आगे बढ़ते हैं और डालते हैं नजर कुछ और सुर्खियों पर। There are no grey areas. The policy which we have adopted on the recommendation of the Rangarajan will be applicable to everyone. फिरोपा मोइली ने गैस की कीमतों में बढ़ोतरी पर सभी विवाद को किया खत्म। कहा, कीमतों पर रंगराजन का फॉर्मूला सब पर होगा लागू। शेयर बाजार के निवेशकों की शिकायत के नियम हुए आसान। अब 10 लाख तक की गड़बड़ी पर तुरंत मिलेगा मुआवजा और 15 दिन में होगा शिकायत का निपटारा। मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के नियम पर जिलेट के प्रस्ताव को सेबी ने दी हरी झंडी। अपोदार ग्रुप अपनी करीब 8% हिस्सेदारी बेचकर प्रमोटर के दर्जे से बाहर निकलेगा। शेयर में 11% की तेजी। 0% स्कीम बंद होने के बाद अब रिटेलर नए प्लान बनाने में जुटे, बैंकों से कर रहे हैं बातचीत। हम बताएंगे कि अब क्यों है फेस्टिवल शॉपिंग की स्ट्रैटेजी। दागी नेताओं को बचाने वाले अध्यादेश पर राष्ट्रपति ने सरकार से मांगी सफाई। बीजेपी ने भी राष्ट्रपति से अध्यादेश पर दस्तखत नहीं करने की अपील की। जम्मू में पुलिस थाने और आर्मी कैंप पर आतंकवादी हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 9 लोगों की मौत। मुठभेड़ में 3 आतंकवादी भी मारे गए। एनएससीएल में फंसे निवेशकों के पैसे मिलने की संभावना घट गई है, क्योंकि खुद देश के वित्त मंत्री कह रहे हैं कि एनएससीएल पहले दिन से गैर कानूनी था और निवेशकों ने आंख खोलकर उसमें पैसे लगाए हैं। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि जांच कब खत्म होगी इसकी कोई समय सीमा नहीं बता सकते। ऐसे में एनएससीएल में करीब 7,000 छोटे निवेशकों के पैसे फंसे पैसे कब मिलेंगे ये कोई नहीं जानता। सरकार से उम्मीद थी कि वो इस घोटाले की तेजी से जांच कराएगी और फंसे हुए पैसे वापस दिलाएगी, लेकिन खुद वित्त मंत्री ने इस मामले पर बड़ा बेतुका बयान दिया है। वित्त मंत्री की तरफ से आए इस गैर जिम्मेदाराना बयान पर बात करने के लिए हमारे साथ अब हैं दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, क्या कहा है वित्त मंत्री ने और इससे जांच पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, दरअसल इस पूरे मामलों को लेकर 2 सवाल थे। पहला सवाल तो ये कि जो हजारों निवेशक हैं उनका पैसा कब तक वापस उन्हें मिलेगा। दूसरा, जो असली गुनहगार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब तक होगी। लेकिन दोनों ही मुद्दों पर वित्त मंत्री का जो बयान है बेहद ही निराशापूर्ण बयान है और जिसकी उम्मीद थी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ बयान है। एक तरह से सबका दोष उन्होंने जो है निवेशकों को ऊपर मढ़ दिया है। उन्होंने कहा कि पहले दिन से ही एनएससीएल गैर कानूनी तरीके से कारोबार कर रहा था, उसका कोई रेगुलेटर नहीं था और ये सबको मालूम था, सब कोई अनजान नहीं थे। ऐसे में निवेशकों ने अपना पैसा आखिरकार लगाया कैसे? उन्होंने अनजाने में पैसा नहीं लगाया, खुली आंखों से पैसा लगाया। अब उन्होंने पैसा लगाया, फंस गए हैं, तो वो जिम्मेदारी अब उनको बनेगी। आखिर कैसे पैसे वापस आएगा, सरकार इसमें क्या करेगी? उन्होंने तब से इशारा किया कि वो कोर्ट ही तय करेगा कि निवेशकों का पैसा निवेशक को मिले, उसके कितने हकदार हों और पैसा कैसे मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अब वह गुनहगार तक कैसे पहुंचे, कार्रवाई क्या होगी। मायराम पैनल की रिपोर्ट आने के बाद यह उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी, जल्द कार्रवाई करेगी, तो उस उम्मीदों पर भी पानी फिरता दिख रहा है। उन्होंने साफ कर दिया कि 3 एजेंसी इसमें लगी हुई है। सीबीआई, जो कि आईपीसी के तहत कुछ शिकायतें मिली हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उसमें लगा हुआ है, एफएमसी इस मामले की जांच कर रहा है। लेकिन जांच कब तक पूरी होगी, कार्रवाई कब तक होगी, उसकी उन्होंने कोई समय सीमा नहीं दी। इसका मतलब साफ है
की बाकी गड़बड़ियों की तरह ये गड़बड़ी की भी जांच सालों साल चलती रहेगी और निवेशक जो तत्काल राहत की उम्मीद लगा बैठे थे उनको एक तरह से मायूसी हाथ लगेगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि आखिर इस पूरे मामले की जड़ क्या थी? जड़ ये थी कि आपने एनएससीएल जो कह रहे हैं पहले दिन से गैरकानूनी तरीके से काम कर रहा था, आपने एनएससीएल को काम करने की छूट किसने दी? आखिरकार सरकार ने दी। एफसीआरए एक्ट के तहत आपने एग्जम्पशन दिया सेक्शन 27 से। एग्जम्पशन एफसीआरए एक्ट के तहत दिया, वो एक्ट जिसे संसद ने मंजूर किया था, कैबिनेट से मंजूरी दी थी, लेकिन सिर्फ एक मंत्री ने अपने हस्ताक्षर भर से इसे छूट दे दी। ऐसे कैसे हो सकता है? कैबिनेट से मंजूरी लिए बगैर छूट कैसे मिली? आखिर उस मंत्री या फिर उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए? इस मुद्दे पर भी चिदंबरम सवाल को टाल गए। जब मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि एग्जम्पशन की समीक्षा की जा रही है, उस पर वो बहुत ज्यादा बोलने के मूड में नहीं थे। और जो सूत्र अब तक ये कह रहे थे कड़ी कार्रवाई करेंगे, वो सूत्र अब ये कह रहे हैं कि इसमें कार्रवाई के लिए बहुत कुछ बनता नहीं है। तो कुल मिलाकर पूरे मामले पर अब सरकार, जांच एजेंसियां टाल मटोल के मूड में आ गई हैं और जल्द अब कोई नई उम्मीद दिख रही है कि इस पर कार्रवाई होगी, कोई नतीजा निकलकर सामने आएगा। बिल्कुल, उम्मीद तो यही की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्रोकर और इन्वेस्टर चौकसी सिक्योरिटीज के देवेंद्र चौकसी। आपका स्वागत है चौकसी साहब। वित्त मंत्री ने आज एनएससीएल मामले पर कहा है कि ये एक्सचेंज तो रेगुलेटेड ही नहीं था, फिर भी जांच चल रही है और उसके बाद जो होगा कार्रवाई ली जाएगी। कैसे देखते हैं आप वित्त मंत्री के ऐसे रवैये को इस बड़े मामले के प्रति? मुझे ऐसा लग रहा है कि जो गवर्नमेंट ने जो जॉब हाथ में लिया है टू फाइंड आउट कि ये जो एनएससीएल की मैटर है वो रेगुलर है या इरेगुलर है, तो आई थिंक दे आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश इवन ऑन देयर पार्ट कि वेदर दिस मैटर हैज़ बीन रेगुलर और इरेगुलर। आई थिंक काफ़ी हद तक उनके जो मैंने स्टेटमेंट पढ़े, जो टिकर आए थे टीवी के ऊपर, उसमें मैंने देखा काफ़ी हद तक ऐसा बताया जा रहा है कि आई थिंक दे वेर प्रॉब्ली आई थिंक नॉट श्योर वेदर आई थिंक द एक्सचेंज वॉज रेगुलेटेड एंड एक्सचेंज इज अ रजिस्टर्ड एंटिटी। ये दो चीज़ के ऊपर मैं थोड़ा विचार समझता हूँ कि करना जरूरी बनता है कि इफ एक्सचेंज इज नॉट रेगुलेटेड देन हु हैज़ गिवन द एग्जम्पशन टू द एक्सचेंज फॉर नॉट बिकमिंग रेगुलेटेड एक्सचेंज। उसके ऊपर आई थिंक गवर्नमेंट को एक विचार करना बहुत जरूरी बनता है। एंड इफ एक्सचेंज इज नॉट अ रजिस्टर्ड एंटिटी देन ऐसा उसके ऊपर भी एक विचार करना जरूरी बनता है कि देन हाउ द आरओसी गेव द परमिशन टू द एक्सचेंज टू कंडक्ट द ऑपरेशन एज एन एक्सचेंज। क्योंकि जब भी आरओसी परमिशन देता है एक्सचेंज को तब ये डेफिनेटली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और आर्टिकल्स को देख के परमिशन देता है। उसके बाद जब ये एंटिटी बनती है उसके बाद दूसरे एंटिटीज एक्सचेंज के साथ में जुड़ते हैं, जैसे कि डिपॉजिटरी जुड़ी है, जैसे कि क्लियरिंग बैंकर्स जुड़े हैं, जैसे कि क्लियरिंग हाउस बने हैं, वेयर हाउस बने हैं, इवन टैक्स अथॉरिटीज जुड़ी है एक्सचेंज के साथ में जिन्होंने टैक्स कलेक्ट किया है, वेदर दे हैव कलेक्टेड सीटीटी, वेदर दे हैव कलेक्टेड वैट, वेदर दे हैव कलेक्टेड इनकम टैक्स आल्सो फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। बिल्कुल फेयर पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट दैट दे हैव ट्रेडेड। बिल्कुल चौकसी साहब, लेकिन जब वित्त मंत्री कहते हैं कि इन्वेस्टरों ने सोच समझकर ही पैसा लगाया था, उनकी भी आंखें खुली थी, इसका क्या जवाब है? मैं मानता हूं कि आई थिंक कोई भी लायबिलिटी है वो कोर्ट की तरफ आपने दी है तो समझ सकता हूं कि आई थिंक कोर्ट के पास से इसका एक जजमेंट आना जरूरी बनता है। मैं ना नहीं बोलता हूं, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ये जो बयान दिया है वो बराबर है, ना नहीं बोलता हूं। एट द सेम टाइम आई थिंक मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि इन्वेस्टर ने डेफिनेटली पैसा सोच समझ के लगाया है। जो गवर्नमेंट बता रही है, एफएम ने बताया है कि इन्वेस्टर ने पैसा सोच समझ के लगाया है, तो मैं समझता हूँ कि सोच समझ के लगाया है। बट क्या सोच समझ के लगाया है? उन्होंने ऐसा देखा है कि एक्सचेंज की तरह से ये जो एक्सचेंज बना है वो आरओसी के अंडर रजिस्टर है। उन्होंने देखा है कि ये एक्सचेंज के अंदर उनके जो एपीएमसी एक्ट के अंदर ये एक्सचेंज को परमिशन मिली है। उन्होंने इन्वेस्टर ने ये भी देखा है कि ये एक्सचेंज का कारोबार जो चला है उसके अंदर क्लियरिंग बैंकर्स भी आए हैं, उसके अंदर डिपॉजिटरीज भी आई है, उसके अंदर टैक्स अथॉरिटीज भी आई है। तो इन्वेस्टर अपना रेगुलर रिटर्न भी फाइल कर रहा है टैक्स पे करने के लिए। उन्होंने जो गुड्स के अंदर ट्रेड किया है तो उसके ऊपर वैट भी भरा है इन्वेस्टर ने। तो इन्वेस्टर ने ये काफ़ी चीज़ के ऊपर ड्यू डिलिजेंस किया है। मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट की बात सही है, एफएम की बात सही है कि इन्वेस्टर ने समझ के पैसा लगाया है। जरूर ये चीज़ समझ के लगाई है पैसा, पर एक चीज़ दूसरी भी समझ के इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है कि यहाँ पे जो पैसा लगाने के बाद एक्सचेंज काउंटर पार्टी रहती है। वो केवाईसी नॉर्म के हिसाब से देखो तो एक्सचेंज इज अ काउंटर पार्टी, और वो काउंटर पार्टी के हिसाब से देखो तो एक्सचेंज हैज टू मैनेज द रिस्क मैनेजमेंट। नाउ इफ एक्सचेंज हैज मैनेज द रिस्क एंड इफ दे हैव फेल्ड इन मैनेजिंग द रिस्क, वेयर इज द फॉल्ट ऑफ इन्वेस्टर इन द एंटायर प्रोपोजिशन? बिल्कुल बिल्कुल। देवेंद्र जी, आप ब्रोकर हैं, इन्वेस्टर हैं, आपकी समझ में, आपके हिसाब से ये बताएं कि इस मामले में अब क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से आई थिंक सुझाव में ऐसा होना चाहिए, 2 या 3 मुद्दा है।
एक तो सबसे पहले ये एक्सचेंज कर गवर्नमेंट ने अपना एक एडमिनिस्ट्रेटर बैठाना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटर का काम ये होना चाहिए कि जो फंड्स सिस्टम में से साइफन ऑफ हुए हैं एज ए क्रिमिनल ऑफेंस विच हैज हैपेंड, उसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर बिठाते हैं तो एक एडमिनिस्ट्रेटर विल फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ रिकवरी। मैं नहीं बोलता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर के पास दूसरा कुछ काम करवाइए, पर दैट एडमिनिस्ट्रेटर शुड बी आई थिंक डूइंग द जॉब ऑफ रिकवरी ऑफ दिस मनी, because recovery of this money has to be done from 24 borrowers who have taken this money from the exchange. So ये एक सबसे पहली जरूरी चीज बनती है। दूसरी चीज ये जरूरी बनती है कि एक्सचेंज ने जैसे रिपोर्ट किया है, उन्होंने जो डिफॉल्टेड बोरोवर्स है उनके पास से उनकी इमोवेबल एसेट्स अपने कस्टडी में लेना शुरू किया है। दे आर क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन दैट एसेट। So against this asset, the government should make some kind of a facility that this asset be kept in an escrow account. And against this asset, I think the government should basically create some kind of a funding arrangement that till such point of time these particular assets are sold off and money be realized, I think there should be some amount of breach finance available for this particular asset. So what one is expecting is 2 or 3 things. One, definitely an administrator. Second, a facility for a breach finance against the immovable assets of the borrowers. And third, employ government machinery to help the recovery of this particular money which has gone into the borrower's hand, so that at least I think जो गवर्नमेंट की मशीनरी है वो काम पे आती है तो डेफिनेटली पैसे जो इन्वेस्टर के फंड्स जो है वो जल्दी रिकवर होके आएंगे। अदरवाइज इफ दे गो टू द कोर्ट प्रोसेस देन प्रॉब्ली आई थिंक इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, and that is where I think one is worried about. So these are some of the helps, practical helps which are required from the government side to resolve this matter. बिल्कुल चौकसी साहब, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दूसरी ओर NSCL की फाइनेंशियल रिपोर्ट पर ऑडिटरों के सवाल उठाए जाने के बाद सेबी ने भी कंपनी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक सेबी इस बात की पड़ताल कर रहा है कि कहीं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ने निवेशकों को गलत जानकारी तो नहीं दी है। सेबी कंपनी से ऑडिट रिपोर्ट भी मांगेगा। अगर जांच में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी दोषी पाई जाती है तो उसके प्रमोटर और डायरेक्टर्स के शेयर बाजार में कामकाज पर रोक लग सकती है। इसके अलावा वो लोग किसी भी लिस्टेड कंपनी के बोर्ड में भी शामिल नहीं हो सकेंगे। आपको बता दें कि इनकम टैक्स विभाग NSCL और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के बीच के लेन देन की भी जांच कर रहा है। रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर। यूपीए सरकार की चुनावी तैयारी और आगे बढ़ गई है। मनमोहन सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए तैयारी शुरू कर ली है। रघुराम राजन कमेटी ने आज राज्यों की डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट सौंपी है, जिसके मुताबिक बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत 10 राज्य सबसे कम विकसित राज्य हैं। प्रधानमंत्री की सिफारिश है कि इस रिपोर्ट के आधार पर जरूरी कदम जल्द लिए जाएं। इस रिपोर्ट को विस्तार से समझा रहे हैं हमारे सहयोगी जॉयनी मुखर्जी। राजन कमेटी की राज्य के डेवलपमेंट पर रिपोर्ट जारी हुई है और उसमें अगर आप देखेंगे एक चीज साफ है कि बीजेपी शासित राज्यों को सबसे ज्यादा फायदा है और कांग्रेस शासित राज्यों को सबसे कम फायदा। लेकिन किस मापदंड पर ये बनाए गए हैं फिलहाल वो आपको बताएं। प्रति व्यक्ति खपत कितनी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, घर कैसे हैं, गरीबी की क्या दर है, ये है पैरामीटर्स। लेकिन आपको बताते हैं कि सबसे कम विकसित राज्यों में कौन है। उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये शामिल है फिलहाल सबसे कम विकसित राज्य में। कम विकसित राज्य की अगर हम बात करें उसमें हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, कर्नाटक है, त्रिपुरा है और 12वें स्थान पर गुजरात आता है फिलहाल। ये थोड़ा चौंकाने वाली बात है क्योंकि गुजरात प्रगतिशील माना जाता है, लेकिन इन मापदंड पर वो 12वें नंबर पर आता है। अब बारी आती है सबसे ज्यादा विकसित राज्य की। उसमें नंबर 1 है गोवा, दूसरे नंबर पर है केरल, तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु और चौथे नंबर पर है पंजाब। यानी कि काफी हद तक साउथ अगर आप देखेंगे टॉप की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको ये भी बता दें कि फिलहाल केंद्र से राज्यों की जरूरत परफॉर्मेंस के हिसाब से ही फंड दिए जाने की बात हो रही है और स्टेट डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से सरकारी फंड बांटे जाएंगे। तो क्या प्रावधान है और क्या हो सकते हैं फिलहाल अगर आप देखेंगे, बिहार करीब 7-7.5% है कुल फंड में हिस्सा, ये प्रस्तावित 12% पे आ सकता है। राजस्थान में डबल हो सकता है, उड़ीसा में 50% बढ़ोतरी हो सकती है और उत्तर प्रदेश में करीब 60% बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। शुक्रिया जॉनील। और अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजन कमेटी की रिपोर्ट पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार से काफी लंबे समय से मांग की गई थी। बिहार और बिहार जैसे पिछड़े राज्य हैं उनके लिए और आगे मदद का और उनके लिए विशेष पहल का
रास्ता खुल गया। हम लोगों की इच्छा थी कि हमें किस स्तर की सहायता मिलनी चाहिए, किस स्तर की मदद मिलनी चाहिए, वो अब इस रिपोर्ट से वो मार्ग प्रशस्त हो गया। जेडीयू बीजेपी गठबंधन सरकार में बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे सुशील मोदी राजन कमेटी की रिपोर्ट से खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि जब नीतीश कुमार को बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा चाहिए था तो वो मात्र सबसे पिछड़े राज्यों में आने पर से खुश कैसे हो गए। तो एक और तो मुख्यमंत्री जी प्रशंसा व्यक्त कर रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं, तो किस बात की खुशी जाहिर कर रहे हैं? बिहार को क्या मिलने वाला है? ये गाडगिल फॉर्मूला में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके कारण जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उसमें कोई फॉर्मूले में इसका परिवर्तन नहीं होगा। जो राज्यों को, जो विशेष राज्य का दर्जे जिन राज्यों को मिला हुआ था, वह उद्योग लगाने के लिए इनकम टैक्स और एक्साइज की जो छूट मिलती थी उसका कोई उल्लेख इसमें नहीं है। जेडीयू नेता केसी त्यागी भी राजन की रिपोर्ट से बहुत खुश हैं और उन्होंने ये भी कहा कि जब कांग्रेस जनहित में फैसला करेगी तब वो उसका साथ देगी। हालांकि जब हमने उनसे ये पूछा कि क्या जेडीयू कांग्रेस के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है तो उन्होंने इस सवाल का साफ जवाब नहीं दिया। हालांकि इतना जरूर कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न बन पाए इसके लिए उनकी पार्टी कुछ भी करेगी। हमने एक स्टैंड अपना बताया है, एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी के नाते हम वो सारे काम करेंगे कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोई अगली सरकार ना बने। दैट्स ऑल। अभी तो चुनाव होना है, नतीजे आने हैं, सब पार्टियों की संख्या आनी है, उसके बाद ही हमारी पार्टी अपनी रणनीति तय करेगी। बट वन थिंग इज श्योर, वी विल नॉट अलाउ नरेंद्र मोदी टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री फॉर सर्टेन एंड ऑब्वियस रीजंस। और शेयर बाजार आज एक्सपायरी के दिन हुए फ्लैट बंद, लेकिन कल के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मिल रहे हैं किस तरह के संकेत, जानेंगे ब्रेक के बाद। शेयर बाजार अब असमंजस में फंस गया है। बाजार को ऊपर जाने की कोई वजह नहीं मिल रही है, लेकिन अब ये निराशा भी पहले जैसी नहीं रही है। आज तीसरे दिन बाजार में दिन भर उठापटक होती रही। सितंबर की सीरीज वैसे तो काफ़ी बेहतरीन रही, लेकिन वॉलेटाइल भी, और बाजारों में एक्सपायरी काफ़ी शांत होती हुई दिखी। पिछले 2-3 सेशन से बाजार काफ़ी टाइट रेंज में 100 पॉइंट के आसपास की रेंज में निफ्टी पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। आज भी उसमें कोई खास बदलाव होते हुए नजर नहीं आया। सेंसेक्स और निफ्टी वैसे तो दिन भर ज़्यादातर वक्त मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिखे, लेकिन 5900 के ऊपर जाते ही निफ्टी पर बिकवाली का प्रेशर आता हुआ दिख रहा था। खासतौर से जो क्लोजिंग फ्लैट होती हुई दिख रही है उसकी वजह यह कि आखिरी आधे घंटे में शॉर्ट कवरिंग सारी खत्म हो जाने के बाद बिकवाली का दबाव, या यूं कहें कि जो ट्रेडर्स तेजी की पोजीशन अगली सीरीज के लिए रोल ओवर कर रहे थे उनकी तरफ से प्रेशर आता हुआ दिखा। तो यहां पर उस लिहाज से काफी शांत कारोबार आज के सेशन में देखने को मिला। मिड कैप शेयर सुबह से मजबूत थे, लेकिन दिन के अंत तक मिड कैप शेयरों पर थोड़ा सा दबाव दिखा, क्योंकि जो वायदा कारोबार के मिड कैप स्टॉक्स हैं वो कमजोर होते हुए दिखे। यही वजह कि मिड कैप इंडेक्स लाल निशान में बंद हुआ, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में आधा % से ज्यादा की मजबूती आज नजर आई। और जनरली आप उम्मीद करते हैं कि एक्सपायरी के दिन भारी भरकम वॉल्यूम्स देखने को मिले, और वैसे दिखे भी 4,37,000 करोड़ के आसपास का कारोबार आज के सेशन में देखने को मिला। फार्मा शेयरों में एक अच्छी मजबूती आज नजर आई। रैनबैक्सी तो मजबूत था ही, लेकिन सन फार्मा के लिए कुछ जेपी मॉर्गन की तरफ से बड़ी पॉजिटिव खबरें आती हुई दिखी, रिपोर्ट आती हुई दिखी, उसका फायदा इस स्टॉक को भी मिला। इसके अलावा ऑयल एंड गैस शेयरों पर देखिए यहाँ पर आज एक्शन दिखा, लेकिन नेगेटिव साइड पर इन शेयरों से निफ्टी पर दबाव बनता हुआ दिखा। रिलायंस कमजोर बंद हुआ, वहीं गेल और आईओसी में भी आज बिकवाली का दबाव देखने को मिला। कुछ पीएसयू स्टॉक्स मजबूत थे, जिससे निफ्टी पर थोड़ा सा वजन आता हुआ दिखा। पॉजिटिव साइड पर भेल, कोल इंडिया जैसे शेयरों में एक अच्छी खरीदारी का माहौल दिखा, वहीं एनएमडीसी भी 1.5% ऊपर बंद हुआ। इनके अलावा जिन शेयरों से निफ्टी पर सहारा मिला, जेपी एसोसिएट के लिए फिर से पॉजिटिव खबरें आती हुई दिखी, और कुछ शॉर्ट कवरिंग का भी सहारा आज इस स्टॉक को मिला। वहीं एचडीएफसी और बीपीसीएल भी गेंस दर्ज करने में कामयाब रहे। कमजोरी की बात करें तो जिंदाल स्टील, जहां पर इनके प्रमोटर्स को सीबीआई की जांच को लेकर और सम्मन को लेकर नेगेटिव खबरें आती हुई दिखी। 4% का नुकसान यहां पर दिखा। वहीं सीमेंट शेयरों में ग्रासिम, अंबुजा कमजोर बंद हुए। शिपिंग शेयर आज के स्टार परफॉर्मर थे, और शिपिंग के फ्रेट बढ़ने की खबरों के चलते इन सारे शेयरों में जमकर खरीदारी दिखी। 20% उछला भारतीय मर्केटर, शिपिंग कॉर्पोरेशन और एसआर शिपिंग जैसे शेयरों में भी काफी बड़ा उछाल दिखा। जिलेट में आज पॉजिटिव खबरें आती दिखी कि सेबी ने प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग के लिहाज से जो मामला विवाद चल रहा था उसमें से पोदार फैमिली को प्रमोटर्स मानने से अलग कर दिया, उसका फायदा मिला। स्टॉक 10% ऊपर बंद हुआ। पोलरिस के लिए स्टेक बिकने की खबरें फिर से जोर पकड़ती हुई दिखी। 7% की मजबूती यहां नजर आई। और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज की कल की एजीएम के बाद आज स्टॉक में उछाल देखने को मिला। वहीं श्रीराम एपीसी को बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद आज तेजी नजर आई।
और रुपए में आज शानदार रिकवरी देखने को मिली है। डॉलर के मुकाबले रुपए 37 पैसे मजबूत होकर 62.7 के लेवल पर बंद हुआ है, जबकि दिन के कारोबार में रुपया 61.98 के स्तर तक मजबूत हो गया था। दरअसल दूसरी एशियाई करेंसियां भी डॉलर के मुकाबले मजबूती दिखा रही है, जिसका फायदा रुपए को भी मिल रहा है। शेयर बाजार में भी बढ़त का असर रुपए पर देखने को मिला। और अब एक नजर डालते हैं विदेशी बाजारों पर। देखते हैं कि इस तरह की ओपनिंग ट्रेड रही अमेरिकी बाजारों में। डाउ जोन्स में इस वक्त करीब 33 पॉइंट की बढ़त, आधे से 1% के बीच में बढ़त दिख रही है। तीनों इंडाइसेस में शुरुआती ट्रेड में काफी तेजी दिखी, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि वॉशिंगटन में शॉर्ट टर्म फंडिंग को लेकर रजामंदी आ जाएगी, बन जाएगी। कांग्रेस में तो सबकी नजरें उन पर है। आगे अगले क्वार्टर के नतीजे आने वाले अमेरिका में, और इस पर भी निवेशकों की नजर बनी हुई है। इस बीच देखते हैं कि कमोडिटी बाजार में किस तरह का कारोबार हो रहा है। सबसे पहले डालते हैं नजर कच्चे तेल पर, जहां पे हम देख सकते हैं ब्रेंट में $0.5% की तेजी के साथ $108 के आसपास कारोबार हो रहा है। वहीं नाइमेक्स में महज 1/4% की तेजी, लेकिन $103 के नीचे ही अभी भाव बने हुए हैं। सोने में हम देख सकते हैं कॉमेक्स पर दबाव है। हालांकि घरेलू बाजार में अगर आप देखें तो 1% की कमजोरी के साथ यहाँ पे 30,000 के नीचे फिलहाल कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है घरेलू बाजार में। चांदी पर डाले नजर तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं दबाव है, महज 1% का ही घरेलू बाजार में 48,657 का लेवल। वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को देखें तो 1/4% की कमजोरी कॉमेक्स पर भी चांदी में बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने पिछली क्रेडिट पॉलिसी में रेपो रेट घटाने के बजाय बढ़ा दिया। इसके बाद माना गया कि ग्रोथ की रफ्तार कम हो सकती है, लेकिन आज खुद आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने फ्रैंकफर्ट के एक कॉन्फ्रेंस में इस बात पर जोर दिया कि ग्रोथ केवल दरें घटाने से नहीं बढ़ सकती। उन्होंने कहा कि ग्रोथ की राह में कई अड़चनें होती हैं, जिन्हें दूर करना जरूरी है। It may be hard to spur growth simply by moving the interest rate. There are other factors which are constraining growth, and to really get action. I'm not saying there's no interest rate at which you could get action, but that interest rate could be so negative that it's hard to achieve. Essentially, through that large negative interest rate, you're offering a subsidy to investment, a huge subsidy to investment. Is that subsidy, in a sense, feasible? और मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इन्वेस्टर की शिकायतों के नियम आसान कर दिए हैं। अब उन्हें जल्द मिलेगा मुआवजा। और वीरप्पा मोइली ने गैस की कीमतों में बढ़ोतरी पर खत्म किए विवाद। दोनों खबरें देखिए ब्रेक के बाद। वीरप्पा मोइली ने गैस की कीमतों में बढ़ोतरी पर सभी विवाद को खत्म करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि गैस की कीमतों पर रंगाराजन कमेटी का फॉर्मूला सब पर लागू होगा। इससे सिर्फ रिलायंस को ही नहीं बल्कि सभी को फायदा होगा। While you have taken care of so many policy things, there's now one big grey area whether, one company, for example, RI will get the new Rangarajan gas price formula or not. Do you still think you'll get investments, sir, with all these kind of grey areas? No, I am telling you there are no grey areas. The policy which we have adopted on the recommendation of the Rangarajan will be applicable to everyone. मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इन्वेस्टर की शिकायतों के नियम आसान कर दिए हैं। अब 10 लाख रुपए तक की गड़बड़ी की शिकायत पर निवेशक को तुरंत मुआवजा मिलेगा। इस खबर पर पूरी डिटेल्स के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता वीरेंद्र व्यास से। वीरेंद्र, ये बताएं, इन्वेस्टर की शिकायतों के लिए सेबी ने क्या नए नियम जारी किए हैं? जी देखिए, सेबी ने जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनको निर्देश दिया है कि जो इन्वेस्टर हैं उन्हें कंप्लेन करते हैं उसको अब जो सुलझाया जाए। तो जब निवेशक शिकायत करें तो उनको अब मुआवजा भी दिया जाएगा। साथ ही ये जो शिकायत की पूरी प्रक्रिया है इसको कम समय में सुलझाया जाए, इसके लिए भी सेबी ने कहा है। अगर कोई निवेशक जो है वो 10 लाख रुपए तक की गड़बड़ी की शिकायत करता है तो उसे फौरी मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा ये जो रकम होगी ये जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है वहाँ से मिलेगी। सेबी ने ये भी कहा है कि जो निवेशक है अगर वो कोई शिकायत करता है तो जो एक्सचेंज है वो ब्रोकर जो है उसके खाते से रकम ब्लॉक करेंगे, और जो ब्रोकर है उसको आर्बिट्रेशन शुरू करने के लिए 7 दिन का समय दिया जाएगा। अगर ब्रोकर आर्बिट्रेशन शुरू नहीं करना चाहता है तो वो जो रकम है वो निवेशक को दे दी जाएगी। इसके अलावा अगर 10 लाख रुपए से कम की शिकायत है तो वहाँ पर जो भी विवादित रकम है उसका आधा या कम से कम निवेशक को 75,000 रुपये तुरंत मिलेंगे। साथ ही अगर आर्बिट्रेशन का फैसला निवेशक के पक्ष में आता है तो हर अपील के पहले उसको नगद राहत भी मिलेगी।
साथ ही एक बड़ा कदम इसके अलावा सेबी ने ये भी उठाया है कि जो निवेशक जो शिकायत करते हैं उसके लिए जो फीस दी जाती है वो 30,000 रुपये थी पहले, उसको घटाकर अब 10,000 रुपये कर दिया है। तो एक तो जो मैकेनिज्म है उसमें जो शिकायत है वो अब जल्दी सुलझेंगे और निवेशकों को मुआवजा भी मिलेगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया वीरेन। और जिलेट के शेयर में आज 11% की शानदार तेजी रही। इसकी वजह थी इसके प्रमोटरों को सेबी से मिली राहत। सेबी ने मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के नियम को पूरा करने के लिए जिलेट को रियायत दी है। अब जिलेट अपने बड़े शेयर होल्डर पोद्दार ग्रुप से प्रमोटर का दर्जा छीन लेगा। पोद्दार ग्रुप अपने 12.86% शेयरों में से 7.8% शेयर बेच देगा। पोद्दार ग्रुप को बोर्ड की अपनी सीट भी छोड़नी पड़ेगी। इसके अलावा जिलेट की प्रमोटर अमेरिका की कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल भी अपनी करीब 1% हिस्सेदारी बेचकर 75% पर लाएगी। शेयर होल्डिंग में इन बदलाव के बाद जिलेट 25% के मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के नियम को पूरा कर लेगी। जिलेट इंडिया के चेयरमैन सरोज पोद्दार ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में सेबी के इस फैसले को सही ठहराया है और कहा कि इससे शेयर होल्डर्स को बहुत फायदा होगा। ये एकदम फैक्ट है कि ये जो प्रपोजल सेबी ने अप्रूव किया है वो इसी हिसाब से है कि मैं डीक्लासिफाई हो जाऊंगा फ्रॉम अ प्रमोटर टू एन ऑर्डिनरी इन्वेस्टर। बट ये मैंने इसीलिए किया है बिकॉज जिलेट इंडिया में मैं जब से चेयरमैन हूँ, जिलेट इंडिया मेरा ही बिठाया हुआ है और मैंने जिलेट इंडिया को बनाया है। लेकिन हमने जितना डिसीजन इस कंपनी में लिया है फ्रॉम डे वन, वो हमेशा इसीलिए हुआ है कि जिलेट इंडिया के इंटरेस्ट में क्या है। आज उनके हित में यही है कि ये कंप्लायंस कंप्लीट हो और जिलेट इंडिया आगे बढ़े, और आगे बढ़ने का बेस्ट तरीका यही था, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो शेयर्स बहुत पब्लिक में ऑफर होते, उससे शेयर होल्डर को नुकसान होता। तो हमारे हिसाब से ये बहुत शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में है, कंपनी के इंटरेस्ट में है। तो जो भी कंपनी के इंटरेस्ट में है वो मेरे ख्याल से मेरा डिसीजन होना चाहिए और वही डिसीजन मैंने लिया है। और दागी नेताओं को बचाने के अध्यादेश पर फंसी सरकार। और जम्मू में सेना का ऑपरेशन खत्म हुआ, 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। दोनों खबरें बस थोड़ी देर में। NSCL मामले में निवेशकों के फंसे पैसे मिलने के आसार कम। खुद वित्त मंत्री ने कहा निवेशकों ने आंख खोलकर किया था निवेश। राज्यों के विकास की रैंकिंग करने वाले रघुराम राजन पैनल ने गुजरात को 12वें नंबर पर रखा। अति पिछड़े राज्यों की लिस्ट में बिहार समेत 11 राज्य। शेयर बाजार को आज भी नहीं मिल पाई दिशा, कल के स्तर पर बंद, लेकिन रुपए में 37 पैसे की मजबूती। There are no grey areas. The policy which we have adopted on the recommendation of the Rangarajan will be applicable to everyone. वीरप्पा मोइली ने गैस की कीमतों में बढ़ोतरी पर सभी विवाद को किया खत्म। कहा कीमतों पर रंगराजन का फॉर्मूला सब पर होगा लागू। मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के नियम पर जिलेट के प्रस्ताव को सेबी ने दी हरी झंडी। अब पोद्दार ग्रुप अपनी करीब 8% हिस्सेदारी बेचकर प्रमोटर के दर्जे से बाहर निकलेगा। शेयर में 11% की तेजी। 0% स्कीम बंद होने के बाद अब रिटेलर नए प्लान बनाने में जुटे, बैंकों से कर रहे हैं बातचीत। हम बताएंगे कि अब क्या हो फेस्टिवल शॉपिंग की स्ट्रैटेजी। दागी नेताओं को बचाने वाले अध्यादेश पर सरकार पूरी तरह से घिरती नजर आ रही है। खबर है कि राष्ट्रपति ने सरकार से इस बारे में सफाई मांगी है। सूत्रों के जरिए जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सरकार से इस अध्यादेश की जरूरत के बारे में पूछा है। इसके अलावा राष्ट्रपति ने इस अध्यादेश को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक के बारे में भी जानकारी मांगी है। खबरें तो ये भी है कि कानून मंत्री कपिल सिब्बल और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी अध्यादेश को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात की है। इतना ही नहीं, इस अध्यादेश के खिलाफ अब कांग्रेस पार्टी भी बढ़ती नजर आ रही है। सूचना राज्य मंत्री मिलिंद देवड़ा ने ट्विटर पर लिखा है कि दागी नेताओं को बचाने वाले इस अध्यादेश से देश की जनता के सामने गलत संदेश जाएगा और उससे उनका प्रजातंत्र पर भरोसा घटेगा। देवड़ा का ये भी राय है कि चुनावी साल में ऐसे फैसले ठीक नहीं हैं। इधर आज बीजेपी ने भी इस अध्यादेश को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात कर उनसे इसमें हस्ताक्षर न करने की अपील की। सुषमा स्वराज ने इस अध्यादेश को गैर कानूनी, अनैतिक और असंवैधानिक तक कहा है। हमारा ये मानना है कि अध्यादेश अनैतिक है,
असंवैधानिक है और गैर कानूनी है। दिस इज इलीगल, इमोरल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और ये किन कारणों से गैर कानूनी है, किन कारणों से असंवैधानिक है और किन कारणों से अनैतिक है, इसको बहुत ही विस्तार से हमने अपने ज्ञापन में लिख भी दिया है। जम्मू में सेना का ऑपरेशन खत्म हो गया है और सेना ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। आज सुबह जम्मू के कठुआ और सांबा में आतंकियों ने पुलिस और सेना के ठिकानों पर हमला किया था। इस हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 9 लोग मारे गए हैं और आतंकियों ने सुबह करीब 6:45 बजे सबसे पहले कठुआ में हीरानगर थाने पर हमला किया और फिर सांबा में सेना के कैंप पर हमला बोला। इस घटना के बाद पठानकोट में हाई अलर्ट जारी किया गया और जम्मू पठानकोट हाईवे को सील कर दिया गया है। ये हमला अमेरिका में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच होने वाली मुलाकात से ठीक पहले हुआ। प्रधानमंत्री ने हमले की कड़ी निंदा की है और अमेरिकी दौरे पर गए प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस तरह के हमलों की वजह से हमारी बातचीत के रास्ते बंद नहीं होंगे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर मजबूर किए जाने को गलत मानते हैं अजीम प्रेम जी। क्या है उनकी दलील, सुनेंगे बस थोड़ी देर में। एयर एशिया इंडिया के लिए आसमान साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी को आज विमानन मंत्रालय से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया, यानी अब सरकार से एनओसी मिलने के बाद एयर एशिया को एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए से शेड्यूल ऑपरेटिंग परमिट हासिल करना होगा। इसके बाद कंपनी भारत में अपनी उड़ानें भर सकेंगी। एयर एशिया इंडिया की इस साल के अंत या फिर अगले साल की शुरुआत से ऑपरेशंस शुरू करने की योजना है। कंपनी के सीईओ टोनी फर्नांडिस ने ट्वीट के जरिए बताया कि वो भारत सरकार से एनओसी मिलने के बाद बेहद खुश है। आज ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन का 40वां कन्वेंशन था। मैनेजर्स के इस सबसे बड़े जमावड़े में कुछ बड़ी हस्तियों ने देश के मौजूदा संकट पर अपने विचार रखे। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। The Tatas have always wanted to be in aviation. Their efforts were foiled in the 90s, at least 2 efforts that I can recall. Now I hope that the 2 ventures which they have undertaken would succeed. That's my biggest critique on the law, is they're trying to force something which should be much more spontaneous and natural. This has started off with voluntary. It will probably move to becoming statutory. Then one day it may just be taken off and say 1%, you just contribute towards a central kitty. These things shouldn't happen, but you keep open a floodgate of possibilities when you do things. Who would have thought 10 years ago we would be talking of this growth, or we would be talking of the PPPs in the scale in which they've been? Even in government, it's a learning curve, and it's sometimes because of this that there has been slip-ups. You can't travel with somewhere, you can't go somewhere, you $600, $700, $2,000. Yeah. And in one fine brush, we were able to clean that up, you know, and you can see that how it has helped India's growth, India's contribution. Reserve Bank, as the Central Bank of India, should not be in the business of micromanaging. और आईमा के इवेंट पर पहुंचे बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान ने लोगों को क्या मैनेजमेंट ज्ञान दिया, आइए सुनते हैं। When I entered here and I was scared of all this corporate jargon that I heard, this is my theory of the management of high-rising failure to convert it into success by growth index of 100%. In simple terms, or fill language, which is what I do, if at first you don't succeed, reload and try again. इस कंपनी की मैनेजमेंट के दुश्मन की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो इस कंपनी का दुश्मन है। और 0% स्कीम बंद होने से क्या ग्राहकों के लिए मुश्किल हो जाएगी खरीदारी? क्या कर रहे हैं दुकानदार और क्या करे ग्राहक, जानेंगे थोड़ी देर में।
फेस्टिवल सीजन नजदीक है, ऐसे में रिजर्व बैंक की 0% EMI स्कीम पर पाबंदी के बाद रिटेलर और कंपनियां नई स्कीमों पर काम करने में जुट गई हैं। मंदी के इस वक्त में कंपनियां त्योहारों से उम्मीद लगाए बैठी हैं और ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को अपनी ओर खींचने की कोशिश में है। रिजर्व बैंक ने पहले होम लोन की 2080 स्कीम पर पाबंदी लगाई और अब 0% EMI स्कीम पर भी रोक लगा दी है। फेस्टिवल सीजन से पहले RBI के इस कदम ने रिटेलर, मोबाइल और कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों की नींद उड़ा दी है। रिटेलरों के मुताबिक इससे निपटने के लिए वो बैंक और कंपनियों से बातचीत कर रहे हैं और जल्द ही नई स्कीमें लेकर आएंगे। एक रास्ता बंद हुआ तो क्या हुआ, दूसरे रास्ते खुल जाते हैं। तो अगर आप कस्टमर के सामने कुछ ट्रूथफुल ऑफर लेके जाएं तो कस्टमर हमेशा, एंड अगर हम ये सोचें कि कस्टमर समझता नहीं है तो बहुत गलती करते हैं रिटेलर्स। इसमें कस्टमर बहुत समझदार है, तो अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड डील लेके जाएं तो कस्टमर बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करता है। रिटेलरों के मुताबिक 0% EMI स्कीम में रिटेलर 20% इंटरेस्ट कॉस्ट उठाता है और प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी 80%। लेकिन RBI का कहना है कि बैंक प्रोसेसिंग फीस के नाम पर ग्राहकों से ब्याज वसूलते हैं। साथ ही ऐसे में कंपनी भी डिस्काउंट की जगह पूरी कीमत वसूलती है। इन बारीकियों को ग्राहक आसानी से नहीं समझ पाता, लेकिन अब कंपनियां भी मान रही हैं कि कीमतों में पारदर्शिता होनी चाहिए। दो तरीके से देखा जा सकता है कि एक ये कि इन जनरल डेफर्ड पेमेंट स्कीम क्या कंज्यूमर के लिए अच्छा है? हाँ। क्या उनको फुल डिस्क्लोजर मिलना चाहिए कि क्या उनके हित में है, जो उनके हित में नहीं है, जिससे कि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें? मैं कहूँगा हाँ। ये दोनों चीज़ें अगर मैं ब्रॉड सेंस में कहूँ तो ये रियलिटी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप EMI पर प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएंगे। जानकारों के मुताबिक कंपनियां और बैंक अब कुछ ऐसी स्कीमें लाएंगे जहां आपको साफ साफ पता होगा कि प्रोडक्ट की कितनी कीमत चुकानी है और ब्याज कितना देना है। साथ ही कंपनियां अब ऑफर और डिस्काउंट पर भी ज्यादा जोर देंगी। वीरेंद्र व्यास, मुंबई। तो बैंकों की क्या राय है? हमने बैंकरों से बात की। उनका कहना है कि सबवेंशन यानी छूट का चलन काफी पुराना है, काफी समय से चल रहा है। 0% के अलावा कम ब्याज की स्कीमें भी सबवेंशन के जरिए दी जा रही है। अब तक का जो अतिरिक्त ब्याज है वो दुकानदार भी देता था। ब्याज छूट की स्कीम में माल बनाने वाली कंपनी एक मुश्त ब्याज देती थी, तो भार उन पर पड़ता था और थोड़ा कंज्यूमर पर भी। अब 0% ब्याज की जगह प्रोडक्ट पर सीधे सीधे डिस्काउंट देना होगा और कुछ ऐसी स्कीम सामने आएगी जिसमें पारदर्शिता हो। और 0% स्कीम बंद होने के बाद कंपनी और रिटेलर अपनी स्ट्रैटेजी बदल रही हैं, लेकिन इसका सीधा असर तो आप पर यानी कंज्यूमर पर होगा। अब आपकी क्या होगी स्ट्रैटेजी, ये समझाने के लिए हमारे साथ है फाइनेंशियल प्लानर अर्नव पांड्या। अर्नव, फेस्टिवल सीजन में लोग बड़ी शॉपिंग करते हैं। 0% स्कीम बंद होने के बाद कंज्यूमर को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? अगर आपको बेस्ट डील हासिल करनी है तो पहले तो आप जाके एक प्रश्न पूछिए कोई भी डीलर, रिटेलर से कि आपको डिस्काउंट क्या मिल रहा है, क्योंकि पहले जो डिस्काउंट था वो इस प्रकार की स्कीम्स में छिपा जाता था। तो अब ये बाहर एक साफ तरीके से आएगा। तो आपको देखना है कि जो सेल प्राइस है क्या उस पर अगर आप पूरा पेमेंट करते हो तो उस पर डिस्काउंट मिलता है या नहीं, क्योंकि ये प्रपोर्शन जो होगा डिस्काउंट का वो सिग्निफिकेंट होगा और आपके लिए कॉस्ट सेविंग का तरीका बन जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप अगर कोई भी इस प्रकार का एक्सपेंस फाइनेंस करना चाहते हो तो अभी आप फाइनेंसिंग के रूट्स ध्यान से देखिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड पे कोई एक्सपेंस करना चाहते हो तो उसमें आप इंटरेस्ट के पूरे दायरे में आए वैसा अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर आप नॉर्मल क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट साइकिल में आ जाते हैं कोई बड़ी परचेज फाइनेंस करके और रेगुलर पेमेंट्स करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 36 से 48% तक कहीं तक इस दायरे में रहेगा। तो आपके लिए वो एक बहुत एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि अभी आपके लिए सभी प्रकार के चार्जेस हो, प्रोसेसिंग चार्जेस हो या इंटरेस्ट रेट हो, वो आपको बैंक्स और सभी इंस्टीट्यूशंस साफ तरीके से बताएगी। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मैं कोई ख़रीद रहा हूँ वो क्या है और ये एग्जैक्ट चार्जेस क्या है, क्योंकि जब भी आपको ये सब पता होगा तभी आप अच्छी तरह से कंपैरिजन कर पाएंगे। और फाइनल यह बात है कि आप
सिर्फ नंबर्स पे रिलाई मत कीजिए। यानी कि अगर कोई कहता है कि मैं आपको 3% इंटरेस्ट पे दे रहा हूँ और कोई कहता है 6% इंटरेस्ट से दे रहा हूँ, तो 3% इज़ नॉट नेसेसरली बेटर, क्योंकि इसमें आपको पूरा कैलकुलेशन देखना होगा कि किस प्रकार से ये इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, आपका एक्चुअल कॉस्ट क्या है। क्योंकि काफ़ी केसेस में ऐसा बनेगा कि जो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें आपको सेविंग्स एक्चुअली ज़्यादा हो। तो कोई भी कैलकुलेशन हो, कोई भी प्रकार की लोन हो, या कंज्यूमर लोन हो या पर्सनल लोन हो, उसमें आप ध्यान से देखिए कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्या है और आपका एग्जैक्ट कॉस्ट क्या है। अगर आप ये सब चीज़ करते हैं तो आपके लिए फ़ायदा कारक होगा। बिल्कुल, शुक्रिया इन जानकारी के लिए अर्नव जी। तो तमन्ना, साफ तौर से अब डील्स काफ़ी फेयर मिलेंगी खरीदारों को, और साथ ही समझदारी से शॉपिंग करने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। अब मुझे ये लगता है कविता, बहुत सारे कंज्यूमर्स होंगे जो अगर एक एक्सपेंसिव चीज़ खरीद रहे हैं तो उसको कंपेयर करके नहीं लेते होंगे। ऑप्शन होना चाहिए, चॉइस होना चाहिए। 0% नहीं है तो 0% मत बोलिए, लेकिन एक ऑप्शन जरूर दीजिए और पारदर्शिता होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।